नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री। और आज हमारे प्रधानमंत्री में हम बात करेंगे भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपने आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में से ऑनर्स की डिग्री की। और उसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र की में भी डिग्री जो है वो प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाओं में भारत में निर्यात आधारित व्यापार नीति की आलोचना की थी। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर सिंह ने शिक्षक के रूप में कार्य किया, जो उनकी अकादमिक श्रेष्ठता दिखाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ वर्षों के लिए उन्होंने UNCTAD DT सचिवालय के लिए भी कार्य किया। इसी के आधार पर उन्होंने 1987 और 1990 में जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। बाद में उन्होंने अपने नौकरशाही करियर की शुरुआत के लिए जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। वहीं 1970 और 1980 के दशक के दौरान सिंह ने भारत सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया, जैसे मुख्य आर्थिक सलाहकार, साथ ही रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख तक उन्होंने कार्यभार संभाला। 1991 में जब भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तब नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने राजनीतिक सिंह को वित्त मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल किया। अगले कुछ वर्षों में कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने कई संचालनात्मक सुधार किए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था उदार हुई। बता दें कि ये उपाय संकट को टालने में सफल साबित हुए और एक प्रमुख सुधारवादी अर्थशास्त्री के रूप में विश्व स्तर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। लेकिन मौजूदा कांग्रेस पार्टी ने 1996 के आम चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। इसके बाद सिंह 1998 और 2004 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। वहीं जब 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सत्ता में आई, तो इसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने अप्रत्याशित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद जो है उनके लिए उन्होंने छोड़ दिया। उनके पहले मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम सहित कई प्रमुख कानूनों और परियोजनाओं को क्रियान्वित किया। 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुए एक ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते के विरोध के कारण वाम मोर्चा दलों द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद सिंह की सरकार लगभग गिर गई थी। उनके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। बता दें कि 2009 के आम चुनाव में UPA ने बढ़े हुए जनादेश के साथ वापसी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। अगले कुछ वर्षों में सिंह की दूसरी सरकार को 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेलों के आयोजन, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले और कोयला ब्लॉक आवंटन पर भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना भी करना पड़ा। 2014 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने 2014 के भारतीय आम चुनाव के दौरान PM पद की दौड़ से वो बाहर हो गए। सिंह कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1991 से 2019 तक असम राज्य और 2019 से 2024 तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उन्होंने अपने शासनकाल में कई काम किए, जैसे अब देश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 8.5% के आसपास था, तब सिंह ने उसे सिर्फ एक साल के अंदर 5.9% तक ला दिया था। देश के ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 में सिंह ने ही की थी। उन्होंने भारत को दुनिया के बाजार के लिए तो खोला ही, बल्कि निर्यात और आयात के नियमों को भी सरल बनाया। मनमोहन सिंह ने 3 कैटेगरी में बड़े बदलाव किए: उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसके तहत विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेश निवेश जैसे बदलाव किए गए थे। हमारे प्रधानमंत्री में आज हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में इनसे जुड़ी कई ऐसी रोचक बातें भी हैं जो हमने दर्शकों को बताई, और किस तरीके से इनका ये जो पूरा वक्त रहा उसके बारे में भी हमने दर्शकों को बताया। और चर्चा के लिए हमारी सहयोगी जो है वो
पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो पूजा से ही हम जानते हैं कि पूजा, अगर हम मनमोहन सिंह की बात करें तो प्रधानमंत्री बनाने के फैसले पर सबकी सहमति लेना उस समय सोनिया गांधी के लिए आसान क्यों नहीं था? क्योंकि मनमोहन सिंह को जो है, जब सोनिया गांधी ने अपनी जगह छोड़ करके उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था, तो उस समय सोनिया गांधी के लिए ये आसान क्यों नहीं था? यही हमारा सवाल है। पूजा, मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें। थोड़ी सी पीछे की बातें जरूर कहेंगे और इस सवाल का भी आपका जवाब बता दे रेखा कि भाजपा ने सबसे पहले ही जो 2004 का लोकसभा चुनाव था उसका ऐलान कर दिया था। बता दें कि मई 2004 में चुनाव की घोषणा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कर दिया गया था। कारण यह था कि भाजपा ने उस साल 4 राज्यों में काफी अच्छे अंतर से अपनी सरकार बना ली थी। भाजपा को लगने लगा था कि इस वक्त, अगर उस वक्त चुनाव होते तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत जो है वो लोकसभा चुनाव में मिल सकती थी, एक अच्छी जीत हासिल हो सकती थी। पूरे देश में भाजपा ने इंडिया शाइनिंग और साथ ही साथ फुल गुड के नारे जो है वो पूरे देश में दिया था। आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद काफी उस दौरान, जो 2004 का जो दौर था, उस दौरान कांग्रेस जो है वो काफी बुरी हालत में थी। अब यहाँ पर बताया जाता है कि उस समय कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पिछले 8 साल से कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार अगर बात करेंगे, चाह कर के भी वो सरकार नहीं बना पा रही थी, सत्ता में नहीं आ पा रही थी रेखा। इस बार चुनाव में पार्टी को हार का डर सता रहा था, लेकिन सोनिया गांधी ने निश्चय किया था कि इस बार वो सत्ता में कांग्रेस को लेकर आएंगे, और कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गांधी ने एक जिम्मेदारी जो है वो उठाई और किस तरीके से सत्ता में वापस लेकर के आना है उसकी तैयारियों में जुट गई। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के फैसले के विपरीत जाकर के गठबंधन करने का फैसला लिया था। आपको याद होगा रेखा कि 1998 में कांग्रेस की यहाँ पर सालाना मीटिंग जब हुई थी, तो उस दौरान ये तय किया गया था कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, और सोनिया गांधी ने उस 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए ये अपने पार्टी के डिसीजन से विपरीत जाकर के ये फैसला लिया था और उन्होंने गठबंधन करने की तैयारी की थी। आपको बता दें रेखा कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सोनिया गांधी ने न सिर्फ इस बात को दरकिनार किया था कि देश में कई विपक्षी पार्टियां, उनके साथ गठबंधन किया जाए, बल्कि यहाँ पर सोनिया गांधी ने सबसे पहले रामविलास पासवान से मुलाकात की थी। उसके बाद फिर डीएमके अध्यक्ष से मुलाकात की थी, जबकि राजीव गांधी की हत्या मामले में पार्टी के नेता का नाम सामने आ रहा था, फिर भी उन्होंने इस बात को दरकिनार किया था और डीएमके से जाकर के मुलाकात की थी गठबंधन के लिए। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के साथ भी उन्होंने मुलाकात कर गठबंधन की बात कही, और आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव ने कहा था उस दौरान रेखा कि यहाँ पर कांग्रेस को बिहार में 40 में से केवल 4 सीटें ही मिलेंगी और तभी वो यहाँ पर गठबंधन करेंगे, और सोनिया गांधी ने इस बात पर भी राजी हो गई थी और गठबंधन आरजेडी के साथ हुआ था बिहार में। फिर अगर हम बात करेंगे रेखा, यहाँ पर शरद पवार की एनसीपी के नेता शरद पवार और जम्मू के पीडीपी के भी साथ उन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया और गठबंधन जो है वो बना, और उसके बाद ही यूपीए नाम जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के सभी विपक्षी दलों के नाम जो है वो यहाँ पर दिया गया। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से पूरी पार्टी को पूरी जो विपक्षी थी उस दौरान नाम दिया गया था, और इसकी अध्यक्ष जो है वो खुद सोनिया गांधी हुआ करती थी। फिर आपको बताएंगे रेखा कि किस तरीके से दूसरी ओर बीजेपी ने भी एनडीए का फॉर्म किया था, दूसरी ओर भाजपा ने पहले ही कई अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन जो है वो बना लिया था और उन्होंने इस पार्टी का नाम एनडीए दिया था। और अगर बात करेंगे इसके यहाँ पर एनडीए जो है बीजेपी के सभी विपक्ष जो बीजेपी के साथ जितनी भी पार्टियां थी, छोटी छोटी पार्टियां जो थी, उनको यहाँ पर एनडीए नाम दिया गया और नेशनल डेमोग्राफिक अलायंस के नाम से जाने जाने लगा। वहीं अगर बात करेंगे उस दौरान चुनाव से पहले ही सेवा में साफ तौर पर नजर आने लगी थी एनडीए कि केंद्र में सरकार बनेगी, और इसके बाद कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना और जरूरी हो गया था, क्योंकि लगातार जो है वो कांग्रेस पिछले 8 सालों से संघर्ष कर रही थी वापस से सत्ता में आने के लिए।
अगर बात करेंगे कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कैंपेन में कांग्रेस का हाथ आम आदमी का हाथ नारा देना शुरू किया था। 2004 के जो लोकसभा चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस ने ये नारा दिया, कांग्रेस का हाथ आम आदमी का हाथ। ये नारे जो है वो यहाँ पर बदलने लगे और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से दिया जाने लगा। भाजपा के नारे के मुकाबले ज्यादा मजबूत लग रहा था और इस कारण से ही भाजपा का नारा अंग्रेजी में था, जो केवल शहरी क्षेत्र के लोगों को ही सीमित कर रहा था और कांग्रेस का जो नारा था वो गांव-गांव तक चल रहा था, क्योंकि ये जो नारा था वो हिंदी में था और बीजेपी की ओर से जो नारा दिया जा रहा था और वो इंग्लिश में था। इस वजह से सिर्फ शहरी क्षेत्र को ही कर पा रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों को कवर नहीं कर पा रहा था। अगर अब यहाँ पर हम लोग रेखा बात करेंगे कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूपीए में शामिल हुई बहुमत थी उसकी, तो चुनाव आयोग ने घोषणा किया कि 20 अप्रैल 2004 से 4 चरणों में चुनाव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 544 में से केवल 181 सीटें ही मिली थी और जबकि यूपीए को कुल 218 सीटें मिली थी। इस परिणाम ने भाजपा को हिलाकर रख दिया था। जो कांग्रेस की ओर से योजना बनाई गई थी रेखा 2004 के चुनाव को लेकर के, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कोशिश यही की गई कि सभी पार्टियों का जो वहां पर मौका मिला, सभी पार्टियां जो है वो एक साथ आए, तो यहाँ पर इसका फायदा कांग्रेस को पूरी तरीके से मिला। 544 लोकसभा सीटें हुआ करती थी और उस दौरान बीजेपी को 181 सीट मिली थी और यूपीए को यहाँ पर 218 सीटें मिली थी। वहीं अगर आप बात करेंगे केंद्र में यूपीए यानी कि सत्ता बनाने की तैयारी में लग गई थी। हालांकि यह पहले ही तय हो गया था कि पीएम पद पर कांग्रेस उम्मीदवार यानी कि सोनिया गांधी को ही खड़ा किया जाएगा। इस पर सभी दलों के नेता राजी भी थे। लेकिन अगर आप बात करेंगे जिस हर तरफ पीएम चेहरे को लेकर के सोनिया गांधी के नाम पर चर्चा होने लगी, सभी को लग रहा था कि सोनिया गांधी भी कभी भी इस बात की घोषणा कर सकती हैं। तो अगर उस दौरान की बात करेंगे, इसके बाद 13 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस कमेटी जो है वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी के लिए जो पूरी तालियां जो है वो बजने लगी थी, गूंज उठा था पूरा कमरा उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर पीएम चेहरे को लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। जब उस बैठक में खुद सोनिया गांधी गई थी तो वहां पर जो पूरा कमरा था वो तालियों से गूंज उठा था, लेकिन वहां पे पीएम के चेहरे को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं है। पार्टी के नेता नटवर सिंह ने अपनी यहाँ पर कविता जो है वो कही थी, वन लाइन इज नॉट, यहाँ पर ये बातें जो है वो उनके द्वारा कही गई। और फिर राहुल गांधी ने सभी के पूजा, जब कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी और तमाम गठबंधन के नेताओं ने जब उनका समर्थन भी दिया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का आखिर क्या कारण था? क्या वजह थी कि सोनिया गांधी ने खुद को पीछे किया और प्रधानमंत्री के तौर पर उस समय मनमोहन सिंह को उन्होंने आगे किया था? हम बस वहीं पे पहुंचने वाले थे। ये थोड़ी सी एक कहानी जो है वो जरूरी थी कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर 2004 का लोकसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। 8 सालों का इंतजार जो है वो 2004 में पूरा हुआ था। इस वजह से एक छोटी सी जानकारी जो है वो जनता को जरूर जाननी चाहिए कि आखिर क्या कुछ कारण रहे थे उस दौरान। अब हम सीधे उसी मुद्दे पर आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, सोनिया गांधी ने आखिर अपना हाथ क्यों पीछे खींचा था। आपको बता दें रेखा की जो वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें ही ये चेहरे के नाम पर फैसला होना था कि आखिर कौन होगा। ये सभी लोग इस बात से राजी थे कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आखिर सोनिया गांधी ने क्यों इस बात से पीछे अपनी चीजें को की थी, उस पर हम आते हैं। सभी पार्टियों के नेता ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और 4 मई को होने वाली जो बैठक थी वो 15 मई के लिए टल गई थी। हालांकि अगर बात करेंगे 14 मई की, तो सोनिया गांधी खुद गठबंधन पार्टी के नेता से जाकर मिलना चाहती थी। मुलाकात के दौरान भी उन्होंने नेतृत्व के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं कही थी। अगर आप बात करेंगे रेखा, हम लोग लगातार इस बात का यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कैसे बने थे, तो मनमोहन सिंह को पीएम बनाने का फैसला जो है वो लिया
लिया गया था। इस फैसले पर मनमोहन सिंह का भी बयान सामने आया था। लेकिन अगर हम बताएं, सोनिया गांधी ने बताया था कि यहाँ पर सोनिया गांधी ने अपने बच्चों की वजह से पीएम पद छोड़ा था। मीडिया में चारों तरफ इस बात की काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी रेखा कि सोनिया गांधी ने पीएम बनने से मना कर दिया है क्योंकि उनके बच्चे नहीं चाहते हैं कि वो पीएम बने। दरअसल राहुल और प्रियंका दोनों दोनों को डर था कि यदि सोनिया गांधी पीएम बन जाएंगी तो फिर उनको भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरह मार दिया जाएगा। ये चर्चाएं जो है वो काफी ज्यादा चल रही थी और इसके वजह से कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने यहाँ पर पीएम पद से अपना नाम जो है वो पीछे खींच लिया था और मनमोहन सिंह को यहाँ पर पीएम बनाया था। जहां पर एक तरफ अगर हम बात करेंगे तो 16 मई को पार्टी के जो विश्वसनीय नेता थे उनके साथ बैठक हुई और सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के विश्वसनीय नेताओं के साथ बैठक करते हुए नटवर सिंह के भी शामिल थे। नटवर सिंह ने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया है और इस मीटिंग के बारे में भी बताया कि उस दौरान इस मीटिंग में मनमोहन सिंह भी मौजूद थे और अर्जुन सिंह के साथ साथ शिवराज पाटिल और कई अन्य नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। इसमें सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पर मनमोहन सिंह को पता था कि आखिर यह मीटिंग क्यों की जा रही है, क्यों बुलाई गई है। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को पीएम बनाने का ऐलान कर दिया था। मनमोहन सिंह ने को जब पीएम बनाया गया था रेखा, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि उनके पास बहुमत नहीं है, वो इस पद को नहीं संभाल पाएंगे। हालांकि मनमोहन सिंह को राजी कर लिया गया था, जबकि बताया जाता है कि घोषणा के बाद सामना करने का समय जो है वो यहाँ पर नहीं था। सोनिया गांधी को पता था कि मनमोहन सिंह को पीएम बनाने की घोषणा करते ही अन्य नेताओं का विरोध शुरू हो जाएगा क्योंकि मनमोहन सिंह को पार्टी में शामिल हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। वहीं पार्टी में कई पुराने और वरिष्ठ पूजा, चूंकि मनमोहन सिंह को पार्टी में शामिल हुए जो है वो पार्टी के अन्य नेता भले ही इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन मनमोहन सिंह जब इंदिरा गांधी की भी देश में सरकार थी उस वक्त से उन्होंने कई सारे ऐसे कार्यभार संभाले हैं जो कि कई मायनों में कई चीज़ों से महत्वपूर्ण भी हैं। तो ऐसे में मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें पूजा, तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में कई सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आई जिसको लेकर आज भी लोग उस पर सवाल उठाते हैं। अगर हम बात करें मनमोहन सिंह की, तो उदारीकरण और बदलाव को लेकर के भले उन्हें याद किया जाता है, उनके टैलेंट को लेकर याद किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही उन पर 2G स्पेक्ट्रम आवंटन और कोयला ब्लॉक आवंटन पर भ्रष्टाचार के कई आरोपों का भी उन्हें सामना करना पड़ा था। पूजा, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? के आरोपी लगे थे और 8 सालों के बाद को लेकर के सुनवाई हुई थी कोर्ट में और मनमोहन सिंह भी वहां पर मौजूद थे। जो है उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा था कि अगर ये साजिश है तो इसमें मनमोहन सिंह भी जो है वो भी हिस्सेदार हैं। ये सारी बातें जो है वो भी सामने आई थी। आपको बता दें कि कोयला आवंटन घोटाला जो था वो यहाँ पर बातें निकल कर सामने आई थी। राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक नया मामला जो है वो यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें CAG ने भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि देश के कोयला भंडार मनमाने की तरीके से निजी और सरकारी आवंटन कर रहा है। 2004 से लेकर 2009 तक के बीच की बात करेंगे तो संसद में पेश हुए रिपोर्ट जुलाई 2004 से अब तक हुए 142 कोयला ब्लॉक आवंटन से 1.86 लाख करोड़ रुपए जो का है जो नुकसान हुआ था, जो कि यहाँ पर CAG के रिपोर्ट में बताया गया था। इसके बारे में लगातार चर्चा हो रही थी और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस मामले को लेकर के काफी लंबे समय तक जो बातें हैं वो निकली और 8 सालों के बाद इस मामले पर सुनवाई हुई थी और मनमोहन सिंह जो हैं वो वहां पर गए हुए थे। सारी बातें वहां पर निकलकर सामने आई थी और उन्हें यहाँ पर एक सुप्रीम रिलीफ जो है वो भी मिला था इस पूरे मामले को लेकर के। रेखा, चलिए, तो कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई है। पूजा, चूंकि एक सवाल मेरा और भी आपसे रहेगा मनमोहन सिंह को लेकर के, चूंकि जिस वक्त 2014 में लोकसभा चुनाव को लेकर के जब प्रचार प्रसार हो रहा था और उस वक्त जो है बीजेपी की ओर से एक बहुत प्रहारा तंज जो है वो मनमोहन सिंह पर कसा जा रहा था, जिसमें इन्हें मौनी बाबा के नाम से भी जाना जाता है और आज भी कई लोग जो है अगर कहते हैं मौनी बाबा के तौर पर मनमोहन सिंह का जिक्र करते हैं। इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिएगा?
जी हाँ, रेखा, मौनी बाबा के नाम से भी मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। इसके पीछे ये कारण था, लोग जिस तरीके से एक मूवी भी जो है वो मनमोहन सिंह के ऊपर बनी थी और उसमें इस बात को दिखाया गया था कि जो ज्यादातर फैसले जो है वो सोनिया गांधी खुद लेती थी, क्योंकि आज जिस तरीके से हम लोगों ने मनमोहन सिंह को लेकर के चर्चा की है रेखा, तो मनमोहन सिंह जो है वो उन्हें यहाँ पर सोनिया गांधी ने पीएम पद पर बैठाया था और ये कहा जाता था कि मनमोहन सिंह को पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो सोनिया गांधी करती थी, जो भी फैसले हैं और वो सोनिया गांधी लेती थी। और उसके बाद फिर जो मनमोहन सिंह वहां पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो बातें वो रखते थे जनता के बीच, चाहे जो भी योजनाएं हो, चाहे जो भी चीजें हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का हाथ होता था और वो कोई भी चीज जो है वो खुद नहीं कहते थे, उसके पीछे सोनिया गांधी का हाथ होता था। वो ज्यादातर चुप रहना पसंद करते थे, वो ज्यादा चुप रहते थे और इस वजह से उन्हें यहाँ पर ये नाम दिया गया था। रेखा, आज पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री में आज हमने आपको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों से आपको अवगत कराया, चूँकि इनके कार्यकाल के दौरान इन पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, लेकिन जिस तरीके से इनके विचार थे और जिस तरीके से इन्हें पढ़ाई के तौर पर देखा जाता था, उसका फ़ायदा भी भारत को कई दौर में जो है वो देखने को मिला, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। तो मेरे साथ फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।